बीए पाठ पस्ट के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ ही जुड़ा हुआ है नियंत्रण और संतुलन या अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, यानी चेक एंड बैलेंस की थ्योरी। तो पहले बात करते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की, यानी कि जो पावर्स की सेपरेशन की थ्योरी है उसके बारे में। एक समय था जब अधिकांश देशों में राजतंत्र था और समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में यानी राजा में केंद्रित रहती थीं, सम्राट में केंद्रित रहती थीं, अधिनायक तंत्र में अधिनायक में केंद्रित रहती थीं, चाहे वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हों, चाहे वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हों, चाहे वे न्यायपालिका संबंधी शक्तियां हों। अर्थात किसी प्रकार का शक्ति पृथक्करण नहीं था, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु एक या कुछ व्यक्ति ही थे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ निरंकुशता, जनता पर अत्याचार और हर तरह की शासकों की मनमानी। ऐसे में ये आवश्यकता महसूस हुई मॉन्टेस्क्यू को, जो कि एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, कि इस अत्याचार, निरंकुशता से मुक्ति और जनता के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। अर्थात जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन तीनों अंगों की शक्तियां एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था या एक ही वर्ग में केंद्रित ना होकर पृथक पृथक हों। और लोकतंत्र के आगमन के साथ ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि निरंकुशता से मुक्ति चाहिए थी, पहली बात, शासक की मनमानी से मुक्ति चाहिए थी, नागरिकों का कल्याण चाहिए था, कार्यों में श्रेष्ठता और विशेषीकरण की भी आवश्यकता थी। इसलिए लोकतंत्र के साथ साथ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकप्रिय होता चला गया और तीनों जो अंग हैं सरकार के, उनकी शक्तियां पृथक पृथक कर दी गई, निश्चित रूप से परिभाषित कर दी गई। व्यवस्थापिका को कानून निर्माण का कार्य करना था, कार्यपालिका को प्रशासन का कार्य करना है, नीति निर्माण का कार्य करना है, कानूनों को लागू करने का कार्य करना है, और न्यायपालिका को न्याय का कार्य करना है। और तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि शक्तियां जो हैं वो विभाजित हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, तो सरकार की निरंकुशता की संभावना समाप्त हो जाएगी, चाहे वो लोकतंत्र ही क्यों ना हो। साथ ही साथ हर अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि व्यवस्थापिका जो है वो कानून निर्माण में अपना पूरा ध्यान दे पाएगी और अपने उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेगी, कार्यपालिका प्रशासन में और न्यायपालिका न्याय के कार्य में दक्ष हो जाएगी और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना ये कार्य कर सकेंगे। हालांकि लोकतंत्र के भी 2 प्रकार प्रमुख रूप से होते हैं शक्तियों के हिसाब से, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कहीं ना कहीं संबंधित रहती हैं, इसलिए उनका पृथक्करण पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण व्यावहारिक रूप से काफी हद तक संभव होता है। जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हो गया तो मॉन्टेस्क्यू ने इसके ऊपर आवश्यकता से अधिक बल दिया और कहा कि तीनों अंगों को एक दूसरे के कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यहीं से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आलोचना भी शुरू हुई और उसका एक दोष भी स्पष्ट हुआ कि सरकार एक इकाई है और उसकी जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको उनकी शक्तियों को पृथक करना तो अच्छा है, लेकिन पूर्ण रूप से पृथक करना ना अच्छा है, ना संभव है, ना वांछनीय है, क्योंकि आपस में तालमेल के साथ ही सरकार कार्य कर सकती है। जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तालमेल होगा और तीनों एक दूसरे को कुछ हद तक प्रभावित और नियंत्रित भी कर सकेंगे, तभी सरकार अच्छा कार्य कर पाएगी। इसलिए शक्ति पृथक्करण की कठोरता जो थी वो इसका दोष बन गया। हालांकि निरंकुशता से मुक्ति मिली, तो फिर क्या करें? अब कौन सा बीच का रास्ता अपनाया जाए? इसलिए बीच का रास्ता अपनाने के लिए नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया, जिसे अवरोध और संतुलन का सिद्धांत या चेक एंड बैलेंस की थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या था?
इस सिद्धांत में ये था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां पृथक तो की जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की जाएगी कि तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हुए भी एक दूसरे को कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया और अपनाना आसान भी था, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ऐसी शक्तियाँ भी दी गई जिनके माध्यम से वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें। उदाहरण के लिए अमेरिका में कांग्रेस कानून बनाती है, राष्ट्रपति प्रशासन का कार्य करता है और न्यायपालिका न्याय का कार्य करती हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियां संविधान द्वारा इन तीनों को दी गई हैं कि वो एक दूसरे को नियंत्रित भी करती हैं। उदाहरण के लिए व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। तो सभी कानून तभी लागू होते हैं जब उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए। तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो कानून निर्माण का कार्य तो करती है, पर उस पर हस्ताक्षर के अधिकार के साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भी नियंत्रण की शक्ति है। इसी प्रकार से कांग्रेस भी राष्ट्रपति को नियंत्रित करता है। किस तरह से कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है कांग्रेस की जिसके माध्यम से महाभियोग की शक्ति वो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। इसी तरह से राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यों में नियुक्ति करते समय वो सीनेट के शिष्टाचार के नियम का पालन करता है, अर्थात उस राज्य के जो सीनेट के सदस्य हैं उनसे सलाह लेता है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कांग्रेस द्वारा पारित ऐसे कानूनों और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो कि संविधान के विरुद्ध हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों को पृथक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तीनों को कुछ ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं जिनके माध्यम से वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और उसने इस बात की आवश्यकता को केंद्रित किया, फोकस किया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, और ये व्यवहार में लागू भी किया गया। लेकिन जो नई कठिनाइयां आई, कार्य की एकता में जो बाधा आई, समन्वय में जो बाधा आई, उसके कारण नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाना पड़ा। वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तो ये संभव है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका को पूर्णतः एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए, लेकिन चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका को पृथक करना तो संभव है, परंतु कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कहीं ना कहीं से संबंधित रहती है। और मॉन्टेस्क्यू ने जिस ब्रिटेन के संविधान को देखकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था, वहां भी संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो पाती हैं। अंत में निष्कर्ष में मैं यही कहूंगा आपसे कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिससे कि सरकारों की निरंकुशता भी अंकुश में आई, नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित हुए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन भी हुआ, जिससे उनके ऊपर कार्यभार भी कम हुआ, तथा साथ ही साथ जिनसे कि उन्हें अपने कार्य में दक्षता भी हासिल हुई। और ये लोकतंत्र का एक मूल आधार बना कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो, वो या शक्तियों का एक ही व्यक्ति, वर्ग या संस्था में केंद्रित होना हो, वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रमाणित हुआ है, जिसे काफ़ी हद तक लोकतंत्र में स्वीकार किया गया है और उसकी कमियों को चेक एंड बैलेंस की थ्योरी के द्वारा दूर कर दिया गया है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपके लिए एक सूचना भी है कि शीघ्र ही सरकार कॉलेज भी शायद खोलने जा रही है।
थर्ड ईयर के लिए तो सुनिश्चित रूप से 18 जनवरी से कॉलेज खुल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के बारे में भी निर्देश आ जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और एक्टिव रहिए। धन्यवाद।